हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे यूरोप ने कहा था कि भारत को इजराइल के साथ हथियारों का व्यापार नहीं करना, क्योंकि यही हथियार जो है वो नेतन्याहू गाजा पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों, यूरोप की नाराजगी के बाद अचानक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा दिया फोन। फिर भी इनके बीच में डील समेत ईरान गाजा पर ही हुई बात बताएंगे दोस्तों, क्या बात हुई और कैसे नाराज हो रहा है यूरोप। साथ ही बताएंगे जहां एक तरफ इजराइल ने पीएम मोदी को मिलाया फोन, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अचानक पहुंचे शहबाज और मुनीर। दोस्तों, क्या है प्लानिंग, क्यों फ्रीक्वेंटली सऊदी की यात्रा पर जा रहा है शहबाज। दोस्तों, चौंकने वाली बात आपको बताएंगे। तो वहीं आर्टिकल 370 पर अब संयुक्त राष्ट्र का भी बयान आ गया दोस्तों। कश्मीर और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर क्या कहा, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। तो वहीं भारत ने पीओके के चुनाव को बताया ढोंग, तो भड़क गया पाकिस्तान। अलापा यूएनएससी और कश्मीर का राग। साथ ही बताएंगे पाकिस्तान में नहीं थम रहा कोहराम, सड़कों पर क्यों उतरे लोग। शहबाज शरीफ को थमाया नया अल्टीमेटम। वहीं दोस्तों, आखिर 3 मिनट में कैसे जेल से बाहर आ सकते हैं इमरान खान। तो वहीं आपको बताएंगे राज्यसभा में इतने तारीख को आ सकता है एफसीआरए बिल। कैसे आनंद फानन में अमित शाह से मिले ईसाई धर्मगुरु। क्या चर्च मस्जिद की संपत्तियां हो जाएंगी जब्त एफसीआरए बिल लागू होने पर। बताएंगे एफसीआरए बिल पर अमेरिका तक मचा है हंगामा। दोस्तों, आखिर ईसाई समुदाय में इतना ज्यादा क्यों खौफ है इस बिल को लेकर। दोस्तों, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की बढ़ती ताकत, भारत की बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए विदेशी तौर पर जो भी हथकंडे अपना रहा है बिल्कुल सही है। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के नेताओं ने भारत इजराइल स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की। साथ ही साथ दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया था। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के आपसी फायदे के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया। पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर बातचीत की। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं की यह बातचीत पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हुई है, जहां संघर्ष 5 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है और इसका कोई परमानेंट यानी अस्थायी समाधान नहीं निकला है। ईरान ने गुरुवार को कहा कि वो हरमुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर ओमान के साथ एक समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है, जबकि लेबनान में 2 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, भारत जो है वो हमेशा से मिडल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने का पक्षधर रहा है। भारत का रुख हमेशा से ऐसा रहा है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही किसी भी विवाद को सुलझाया जाना चाहिए, न कि जंग के मैदान में। नेतन्याहू के साथ इस बातचीत में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्षेत्र में शांति बहाली और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं और भारत का नजरिया सामने रखा। दोस्तों, दुनिया भर की राजनीति में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन भारत और इजराइल के अपने रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। फोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इजराइल स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में हुई अब तक की प्रगति का जायजा लिया। वैसे भी भारत और इजराइल के बीच व्यापार, सुरक्षा, खेती, किसानी और पानी के बेहतर इस्तेमाल जैसे मामलों में सालों पुरानी और काफी मजबूत साझेदारी है। बात अगर रक्षा और तकनीक की करें तो इजराइल भारत के सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदारों में से एक है। एडवांस्ड रडार सिस्टम, ड्रोन तकनीक और मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, नेतन्याहू ने फोन कॉल ऐसे समय में किया है पीएम मोदी को जब यूरोपीय देश काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं कि भैया भारत जो है वो अपने हथियार को इजराइल को एक्सपोर्ट ना करे, क्योंकि इन सारे हथियारों का इस्तेमाल नेतन्याहू या यूं कहें कि इजराइल गाजा में, लेबनान में अटैक करने में
इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि मुस्लिम देश भी काफी ज्यादा नाराज हो सकते हैं। इस बीच नेतन्याहू का पीएम मोदी को कॉल करना ये दर्शाता है कि नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते कि पश्चिमी देशों, यूरोपीय देशों और खाड़ी देशों के बातों में आए भारत। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर दोस्तों? क्या इनके कहने पर भारत को इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करना या इजराइल से हथियार लेने बंद कर देने चाहिए? जो भी आपकी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। साथ में रिक्वेस्ट है, भारत की बढ़ती शान के लिए एक लाइक तो बनता है, अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ अचानक सऊदी पहुंचे शहबाज और मुनीर। क्या है वजह आखिर? क्यों लगातार फ्रीक्वेंटली सऊदी की यात्रा पर जा रहे हैं ये पाकिस्तानी हुक्मरान? दोस्तों आपको बता दें सऊदी अरब गंभीर आर्थिक और सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। ईरान युद्ध और यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों ने सऊदी अरब की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। दोस्तों सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता है, आप सभी जानते ही हैं, जिसमें एक पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाता है। ऐसे में सऊदी पर हो रहे हमलों में पाकिस्तान सैन्य मदद की पेशकश कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सऊदी अरब पहुंचे, जहां जद्दा के गवर्नर प्रिंस सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच पाकिस्तान सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों, निवेश, क्षेत्रीय घटनाक्रम और पारस्परिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। दोस्तों सऊदी अरब न सिर्फ सुरक्षा के संकट का सामना कर रहा है, बल्कि हॉर्मुज और लाल सागर से तेल की आवाजाही बंद होने से अब अर्थव्यवस्था पर भी खतरा बढ़ा है। हूतियों ने ऐलान किया है कि वे लाल सागर से होकर सऊदी अरब के तेल टैंकरों को नहीं गुजरने देंगे। उन्होंने सऊदी अरब के कई जहाजों पर भी हमले किए हैं। हॉर्मुज से तेल और गैस की आवाजाही रुकने से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। अब ऐसे में दोस्तों ये सबसे बड़ा इस मामले में सवाल खड़ा हो रहा है, वो ये कि अगर पाकिस्तान सऊदी का साथ देकर के हूतियों पर अटैक करता है तो हूतियों पर अटैक का सीधा मतलब है ईरान पर अटैक करना। और अगर एक बार हूतियों पर अटैक हुआ तो सऊदी पाकिस्तान का साथ देगा या नहीं देगा वो तो नहीं पता, लेकिन ईरान पाकिस्तान की खचूमर जरूर निकाल देगा दोस्तों, अगर बात परमाणु तक नहीं पहुंची तो। जी हाँ, हालांकि ईरान के पास भी परमाणु को लेकर भी अटकलें हैं कि उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर न्यूक्लियर व्यवस्था मौजूद है जो कि छिपी हुई है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर हूतियों पर अटैक करता है तो यह सीधा अटैक ईरान पर माना जाएगा। जैसे सऊदी पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक माना जा रहा है, वैसे ही सेम हूतियों पर अटैक ईरान पर अटैक माना जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या पाकिस्तान ईरान से लड़ने का जोखिम उठाता है या फिर सऊदी फिर एक बार भीख मांगने ही गया है। ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें चौंका देने वाली खबर, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा बयान दिया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कश्मीर के लोगों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों ये बयान तब आया है जब भारत ने एक दिन पहले ही अनुच्छेद 370 के खात्मे का 7वां वर्षगांठ मनाया है। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष और अलग दर्जा देता था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों, बोले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने एक पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आप कश्मीर की स्थिति पर 1949 के सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से वाकिफ हैं। मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त ने हमारी चिंता जाहिर की थी कि कश्मीर के लोगों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान किया जाए। यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, बोले तो OHCHR ने 2019 की शुरुआत में घाटी में लगाई गई इंटरनेट की पाबंदियों पर चिंता जताई थी और नागरिक अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया था। हालांकि भारत क्या कहता है दोस्तों, कैसे इन दुश्मनों को जवाब देता है? दरअसल भारत जो है वो हमेशा ये कहता हुआ आया है और कहता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का पूर्णतः आंतरिक और संवैधानिक अधिकार है। वहीं पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर दुनिया के हर मंच पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। भारत 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के तहत कश्मीर को द्विपक्षीय मामला मानता है और इसमें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप या मध्यस्थता का विरोध करता है। वहीं पाकिस्तान बार बार इस विवाद में तीसरे पक्ष को घुसाने का प्रयास करता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में ये बात अवश्य लिख दीजिएगा कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें
उधर भारत ने पीओके के चुनाव को बता डाला ढोंग, तो भड़क उठा पाकिस्तान, अल्लापा यूएनएससी और कश्मीर का राग। दोस्तों, पीओके में हुए कथित चुनावों पर भारत की प्रतिक्रिया को खारिज किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने गुरुवार को पीओके के चुनावों को लेकर भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। उसने यहां तक कह दिया है कि भारत को पीओके के चुनावों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार या नैतिक आधार नहीं है। बहिष्कार के बीच हुए इस कथित चुनाव में पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी पीएमएलएन ने जीत का दावा किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इन चुनावों को ढोंग करार दिया था और कहा था कि ऐसी खोखली कवायद सच्चाई को छिपा नहीं सकती। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बातें कही। उनसे चल रहे चुनावों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया था। अंद्राबी ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान पीओके में चल रहे विधायी चुनावों के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय के बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करता है। ताहिर अंद्राबी ने आरोप लगाया कि भारत ने जानबूझकर अनुच्छेद 370 की 7वीं बरसी को पीओके में चुनाव पर टिप्पणी करने के लिए चुना है। उन्होंने कश्मीर का पुराना राग अलापते हुए उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित दर्जा दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का जिक्र किया। उसने दावा किया कि पीओके में चुनाव क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और कानूनी ढांचे के अनुसार शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चल रहे चुनाव पीओके के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो बात कही है कि ये चुनाव कुछ और नहीं ढोंग ही है, तो अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ को नया अल्टीमेटम थमा दिया है। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोहराम थामे नहीं थम रहा। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक लोग पहले से ही शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। दूसरी तरफ शरीफ सरकार अपने ही अंदर खाने और सहयोगी दलों के विरोध और साजिशों के कुछ चक्र में उलझी हुई है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कैद के 3 साल पूरे होने पर उनके समर्थकों ने बुधवार को पुलिस की कार्रवाई के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान 100 से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब और सिंध प्रांतों में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में एक रैली आयोजित की गई, जहां खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई सत्ता में है। पीटीआई ने घोषणा किया है कि अगर इमरान खान की रिहाई की मांगे पूरी नहीं हुई तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक मार्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे 30 मिनट में इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि भारतीय सेना प्रमुख को नेपाली राष्ट्रपति मानक रैंक से नवाजित करेंगे। दोस्तों, काठमांडू में होगा बड़ा सम्मान। 76 साल पुरानी है ये परंपरा। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ इस महीने नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं। वो 16 अगस्त को 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर काठमांडू पहुंचेंगे। जनरल धीरज सेठ ने 30 जून को भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के तौर पर पद संभाला था। वो नेपाली सेना के जनरल का मानक पद प्राप्त करने के लिए सेना प्रमुख जनरल अशोक सिंहदेल के निमंत्रण पर नेपाल का दौरा कर रहे हैं। काठमांडू में उनको ये सम्मान दिया जाएगा। काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल और भारत के बीच एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानक पद देने की 7 दशक से ज्यादा पुरानी परंपरा है। दोनों सेनाओं के बीच करीब 76 साल से चली आ रही इस परंपरा के मुताबिक नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आर्मी चीफ धीरज सेठ को नेपाली सेना के जनरल का मानक पद प्रदान करेंगे। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को आप लोग एडवांस में ही कांग्रेचुलेट कर दीजिएगा। दोस्तों, वहीं बता दें, आसिम मुनीर ने दूसरा पाकिस्तान खड़ा कर लिया है। ढाका को लेकर बड़ी जानकारी। दोस्तों, अपना देश संभलते नहीं संभल रहा, लेकिन फील्ड मार्शल भारत में घुसपैठ के नए नए रास्ते निकाल रहा है। दोस्तों, अब मियां मुनीर ने आतंकवादियों का रूट बदल दिया है। इस नई प्लानिंग का खुलासा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय ने किया है। मुनीर के भेजे आतंकवादी अब कश्मीर में घुसते ही मार दिए जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने नया पैंतरा अपना लिया है। अब आतंकवादियों की नई फैक्ट्री लगाई है और भारत में घुसने का रास्ता भी बदल दिया गया है। कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से जब आतंकियों का बचना नामुमकिन हो गया तो मुनीर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने नया पैंतरा अपनाया है। अब बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाकर वहां कट्टरपंथियों की आड़ में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान का नया प्लान यह है कि कश्मीर के बजाय भारत की खुली और सेंसिटिव पूर्वी सीमा यानी बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों को भारत में दाखिल कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, वहीं
बता दें बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव का हो चुका है ऐलान। 20 अगस्त को होगा मतदान। आखिर किसको चुनेंगे राष्ट्रपति? तारिक रहमान। बता दें बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को घोषणा की है कि देश में राष्ट्रपति चुनाव जो है वो 20 अगस्त को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कार्यकाल पूरा होने के 2 साल पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। शहाबुद्दीन हिंसक छात्र आंदोलन के बाद अपदस्थ की गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के लंबे समय से सहयोगी रही है। ऐसे में बांग्लादेश के संविधान के अनुसार 90 दिनों के भीतर नया राष्ट्रपति चुनना अनिवार्य है। अहमद ने कहा कि चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कर ली गई है और बाकी प्रशासनिक प्रक्रियाएं चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, किसको बनाएंगे तारिक रहमान। फिलहाल माना जा रहा है कि मौजूदा कैबिनेट सचिव नसीब मुल गनी जो है वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनका नाम सबसे टॉप यानी शीर्ष संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सामने आता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है तारिक रहमान किसको बनाएंगे अगला राष्ट्रपति बांग्लादेश का? उधर आपको बता दें पाकिस्तान, चीन, तुर्की, जी हां भारत की अग्नि 4 मिसाइल की रेंज में कौन कौन से देश हैं शामिल, क्या कहता है नक्शा? बता दें भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मीडियम रेंज में किया गया। इस दौरान अग्नि 4 मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। इस मिसाइल परीक्षण का आयोजन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया था। अग्नि 4 भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों में से एक है दोस्तों, जिसकी रेंज 4500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे लंबी दूरी तक पारंपरिक और परमाणु हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिख दिया है कि भारत ने 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM अग्नि 4 का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किए गए इस लॉन्च ने सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैमानों को सफलता पूर्वक प्रमाणित किया। जैसा कि आप ये नक्शा देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके रेंज में भारत के 3 सबसे बड़े दुश्मन देश शामिल हैं, जिनमें से एक यूरोप में स्थित है। दोस्तों अग्नि 4 मिसाइल की रेंज में चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, मालदीव, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, मिस्र, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, रशिया, तुर्की और इंडोनेशिया के हिस्से शामिल है। दोस्तों जी हाँ, रशिया, तुर्की, इंडोनेशिया तक भी इसमें शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की ये सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 ही है। जी हाँ, अग्नि 5 ही एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो भारत द्वारा सबसे लंबी दूरी तक मार की जा सकती है। ऐसे में इसके लिए आप किसको थैंक यू कहना चाहेंगे कमेंट में लिखिएगा, वहीं बता दें। क्या JD वेंस ही होंगे ट्रंप के उत्तराधिकारी 2028 चुनाव को लेकर? दानदाताओं से क्या बोले अमेरिका के राष्ट्रपति? बता दें अमेरिका में 2028 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में दानदाताओं के साथ हुई एक निजी बैठक में उपराष्ट्रपति JD वेंस का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी को उन्हें चुनाव जिताना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने अभी सार्वजनिक रूप से किसी एक नाम पर अंतिम फैसला नहीं किया है और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी संभावित दावेदारों में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार ओवल ऑफिस में करीब 2 सप्ताह पहले हुई बैठक में ट्रंप ने दानदाताओं से कहा कि वो चाहते हैं कि उनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति JD वेंस 2028 का राष्ट्रपति चुनाव जीते। बताया गया कि उन्होंने कहा है कि आखिरकार हमें JD को जिताना होगा। इसे इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि ट्रंप भविष्य में वेंस के समर्थन की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि उनके कुछ सलाहकारों का कहना है कि अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सवाल है कि क्या मार्को रूबियो भी दावेदारी में है? रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप अभी JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। बताया गया है कि ट्रंप ने हाल ही में अपने सहयोगियों से दोनों नेताओं के बारे में राय ली है। कुछ सलाहकारों का मानना है कि ट्रंप अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें करते हैं, इसीलिए अभी ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि 2028 के लिए उम्मीदवार तय हो चुका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप दोनों नेताओं को एक संयुक्त चुनावी टीम के रूप में भी देख चुके हैं।
इतना ही नहीं, वही बता दे फ्रांस ने 114 राफेल की डील के लिए भेज दिया प्रपोजल। भारत में ही बनेंगे 94 विमान। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन ताकत को मजबूती देने के लिए फ्रांस ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। फ्रांस ने 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए अपना विस्तृत टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए की यह डील इस समय रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग और भारतीय वायुसेना के विचाराधीन है। फ्रांसीसी प्रस्ताव की सबसे बड़ी खासियत भारत में बड़े पैमाने पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है। बता दें कि भारत सरकार ने इसी साल मई महीने में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीद मार्ग के तहत फ्रांस को एक अनुरोध पत्र भेजा था। उसी के जवाब में फ्रांस ने यह प्रपोजल पेश किया है। प्रपोजल के मुताबिक 114 राफेल विमानों में से 94 लड़ाकू विमान भारत में ही एक भारतीय औद्योगिक भागीदार के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। इस मेगा डील में फ्रांस की रक्षा कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ साथ MBDA, सफरान और थेल्स जैसी दिग्गज फ्रांसीसी रक्षा कंपनियां भी शामिल होंगी। भारत सरकार इस सौदे में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने और भारतीय हथियारों को एकीकृत करने पर खास ध्यान दे रही है। भारत की योजना राफेल विमानों में स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल सहित दूसरे स्वदेशी हथियारों को लगाने की है। रक्षा विशेषज्ञ और वायुसेना के अधिकारी प्रस्ताव में इस प्रावधान का बेहद बारीकी से आकलन कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, राज्यसभा में 12 अगस्त को आ सकता है FCRA बिल। अमित शाह जी से मिले ईसाई धर्मगुरु। दरअसल विदेशी अंशदान बोले तो विनियमन संशोधन विधेयक FCRA 2026 को लेकर जो है विवाद जारी है। इस बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात के बाद बताया कि यह बिल 12 अगस्त को संसद में पारित कराने के लिए लाया जा सकता है। हालांकि यह कानून इस तारीख से लागू नहीं होगा। बिल के प्रावधानों को लेकर ईसाई समुदाय और NGOs में चिंता बनी हुई है। इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद पी विल्सन के नेतृत्व में ईसाई धर्म गुरुओं के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा कि FCRA बिल को या तो वापस लिया जाए या फिर इसे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजा जाए। यह दूसरी बार है जब कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने अमित शाह जी से मुलाकात की है। इससे पहले 10 जुलाई को भी CBCI ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस बिल को वापस लेने और सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही नया मसौदा तैयार करने की अपील की थी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी प्रतिनिधियों की बातों को ध्यान से सुना और उनकी चिंताओं को नोट किया। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस कानून से ईसाई मिशनरियों और सोशल ग्रुप्स पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। आखिर ऐसा है तो इस बिल पर क्यों बवाल मचा है? दोस्तों, चर्च और ईसाई संगठनों ने क्यों इसका विरोध किया है? इस बीच देश के कई चर्च और ईसाई संगठन इस प्रस्तावित कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल उनके संस्थानों को निशाना बनाता है और उनके अधिकारों पर असर डाल सकता है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य विदेशी फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को ही मजबूत करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों, ईसाई संगठनों की सबसे बड़ी चिंता बिल के उस प्रावधान को लेकर है जिसमें सरकार को एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या नामित प्राधिकरण नियुक्त करने का अधिकार दिया जाएगा। अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है, वो स्वयं लाइसेंस छोड़ देती है या उसका नवीनीकरण नहीं होता, तो यह प्राधिकरण उस संस्था के प्रबंधन और विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकेगा। देश में कई ईसाई संस्थाएं स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और सामुदायिक केंद्र चलाती है। इन संस्थाओं का कहना है कि उनके कई सामाजिक सेवा कार्य विदेशी सहायता पर ही निर्भर है। उनका मानना है कि यदि यह बिल लागू हुआ तो इन सेवाओं पर सीधा असर पड़ सकता है और लोगों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। उनके मुताबिक चर्च और मस्जिद की संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, जबकि भारत की मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना। सिर्फ विदेशी फंडिंग पर ही रोक लगाई जाएगी जो कि अवैध तरीके से दिए जा रहे हैं और इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है? दोस्तों, आपकी निजी क्या राय है? क्या ये FCRA बिल लागू होना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं बता दें, पश्चिम बंगाल की मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर छिड़ा संग्राम। CM शुभेंदु से मिले 3 मुस्लिम सांसद। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के पुलिसिया निर्देशों को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। राज्य के कई मस्जिद कमेटियों का दावा है कि स्थानीय पुलिस थानों की ओर से उन्हें लाउडस्पीकर हटाने या उनकी जगह साउंड बॉक्स लगाने के मौखिक निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। TMC के 3 बागी सांसदों, पूर्व क्रिकेटर
सेनेटर यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और अबू ताहिर खान ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने धार्मिक आजादी की रक्षा करने और नियमों के नाम पर आम लोगों को परेशान न करने की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनियां दी है कि अगर इस संवेदनशील मुद्दे का जल्द ही कोई उचित समाधान नहीं निकाला गया तो पूरे राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। वहीं अगर भाजपा के रुख की बात करें तो बीजेपी ने मुस्लिम नेताओं के विरोध को खारिज किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि देश में कानून का राज और कोर्ट के आदेशों को सभी को ही मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने में राजनीति या दोहरे मापदंड नहीं चलने दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या है इन मुद्दों पर आपकी राय? रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक या एक्स पर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद भी कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।